नमस्कार, चेतन भारत लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौतम। आज हम फिर चर्चा करेंगे पिछले हफ्ते जो समसामयिकी घटित हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसके लिए हमने जो अवधि ली है वह 10 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके संबंध में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आज की विषय सूची, किन किन मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। गति शक्ति योजना, इसमें हमारे पहले नंबर पे यहाँ पे ली गई है। गति शक्ति योजना क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संबंध में क्या कुछ कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद है वैश्विक व्यापार में लचीलापन लाना पड़ेगा। ये क्यों लाना पड़ेगा, ये क्यों जरूरी है ना, क्योंकि कोविड-19 के प्रभावों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है या टूटने की कगार पे है। इसमें बहुत कमी देखी जा रही है, तो इसको किस प्रकार हम दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं, पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इसलिए हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में लचीलापन लाने की संभावना है या लचीलापन लाना होगा। इसके बाद है विशेष आर्थिक क्षेत्र। इससे संबंधित खबर बहुत छोटी है, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा थोक दवा पार्क योजना क्या है सरकार की और इसको क्यों लाया जा रहा है और यह कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, उस संबंध में चर्चा करेंगे। और अंत में आपको पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लेख मिलेंगे जो आपको खुद से पढ़ने होंगे। और अंत में आपको प्रीलिम्स के लिए जो प्रश्न है वो मिलते हैं, जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करके नीचे बताना होता है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। गति शक्ति योजना के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। गति शक्ति योजना क्या है और क्या कुछ इसके बारे में खबरों में है। हमने देखा खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 15 अगस्त के संबोधन में कहा है कि वो गति शक्ति योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना को 2020 से 2025 के मध्य अवधि में पूरा किया जाना है, जिससे हम अपनी भारत का जो सपना है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का, उसको पूरा करने में ये बहुत सहायक कदम माना जा रहा है। आइए डिटेल हम इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाने और देश भर में नए आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान की घोषणा की है। ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो बुनियादी ढांचे के लिए करेंगे। बुनियादी ढांचे में आपका परिवहन आएगा, रोड्स, रेलवेज, और जो शहरी विकास है वो ग्रामीण विकास है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह योजना स्थानीय निर्माताओं को वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करेगी और उन्हें दुनिया भर में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगी। जो भारत के निर्माता हैं, भारत में जो चीज़ों का निर्माण करते हैं, जो उद्योगपति मूल रूप से हैं, उनको अपनी वैश्विक प्रोफाइल को बढ़ाने में यहाँ पे मदद मिलेगी इसके दौरान, क्योंकि बुनियादी ढांचे में वृद्धि हो जाएगी। बुनियादी ढांचा हम अच्छा उपलब्ध कराएंगे तो हमारे उद्योगपति भी, भारत के उद्योगपति भी वैश्विक उद्योगपतियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। यह भविष्य के लिए नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को भी जन्म देती है। भविष्य में हम नए आर्थिक क्षेत्र भी बना सकते हैं इस योजनाओं के फलस्वरूप। देखेंगे क्या है, विस्तार से चर्चा करेंगे क्या है योजना। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है इसमें यह बात कि एक बार और 2019 में मोदी जी ने इसकी चर्चा की थी। उस समय पे इसका जो हमें राशि बताई गई थी वो 111 लाख करोड़ रुपए की बताई गई थी। अभी 100 लाख करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इस संबंध में अभी कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही स्पष्टीकरण आएगा हम उसको आपको अपडेट करेंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन क्या है? NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? आइए, 2019-20 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय की घोषणा की थी। 2019-20 के बजट में इसको बता दिया गया था कि हम इस तरह की कोई योजना लेके आ रहे हैं जिसपे 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। NEP देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और सभी नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह परियोजना की तैयारी में सुधार करेगा, बुनियादी ढांचे में निवेश, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों को बढ़ावा मिलेगा, आकर्षित करेंगे और वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों बुनियादी ढांचाओं परियोजनाओं को शामिल किया गया है। आर्थिक मतलब कि परिवहन वगैरह हो गया, आपका बिजली हो गया, इन सबको तो लिए हम परियोजनाओं का निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी निर्माण किया जाएगा जो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले ना इसके ऊपर NIP के ऊपर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन,
जो है उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। उस टास्क फोर्स के कुछ सिफारिशें आई हैं, उन्हीं सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों को मान लिया गया है। अभी ये टास्क फोर्स क्या है, आइए देखते हैं हम। टास्क फोर्स जो थी अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली थी। इसके अध्यक्ष कौन थे इस टास्क फोर्स के? अतनु चक्रवर्ती, याद रखना है आपको, है ना। और ये कब हुई थी? मई 2020 में वित्त मंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट दी थी। मई 2020 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री जी को सौंप दी थी। इसमें निम्नलिखित सिफारिशें और अवलोकन किए गए थे। क्या क्या सिफारिशें इन्होंने की थी इस टास्क फोर्स ने, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अतनु चक्रवर्ती ने। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण और आर्थिक विकास को गति देने के लिए अगले 5 वर्षों में 2020 से 2025 में 111 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, बताया गया। अभी ये बाद में 111 लाख करोड़ कर दिया था। पहले जब बजट स्पीच दी गई थी, बजट में संबोधन दिया गया था वित्त मंत्री ने, वहां पे 100 लाख करोड़ रुपए की बात की गई थी। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 100 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है। अभी इस पे स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे बोल रहे हैं? ऊर्जा के लिए कम काम करेंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे, रेलवे में सुधार करेंगे और शहरी परियोजनाओं में निर्माण करेंगे। इसमें लगभग 70% खर्च हो जाएगा, बाकी का जो है वो ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया जाएगा। परियोजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार वो होगा 39% खर्च करेगा और राज्य सरकारें 40% खर्च करेंगी। बचा हुआ जो हिस्सा है वो निजी क्षेत्र के द्वारा खर्च किया जाएगा 21% की। तो ये हिस्सेदारी इन्होंने हमें बताई है। ये सब रिकमेंडेशन जो हैं, जो सिफारिशें हैं, वो हमें इस टास्क फोर्स के द्वारा बताया गया। टास्क फोर्स ने यह भी सिफारिशें की हैं कि संपत्ति की बिक्री, सरकार को कुछ अपनी संपत्ति बेचना पड़ेगा, उद्योगपतियों को देना होगा, उद्योगपतियों के सामने ये साबित करना होगा कि इस संपत्ति से आप आय अर्जित कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं बुनियादी ढांचों के संपत्ति का मुद्रीकरण, कि आप उस संपत्ति से किस प्रकार आय को अर्जित कर सकते हैं या आय को अर्जित करना होगा। ठीक बात है। और विकासात्मक वित्तीय संस्थानों की स्थापना करनी पड़ेगी। ये विकासात्मक वित्तीय संस्थान जैसे कि आपने सुने होंगे इसके पहले, नाबार्ड हमारे पास है, सिडबी है, ये वित्तीय संस्थान है ना, विकासात्मक वित्तीय संस्थान होते हैं। तो इसी प्रकार आपको एक और कोई नया विकासात्मक वित्तीय संस्थान की स्थापना करनी होगी इस परियोजनाओं को लागू करने के लिए। और टास्क फोर्स ने क्या बोला? टास्क फोर्स ने बोला इसके लिए आपको 3 समितियों को बनाना होगा। पहली समिति ऐसी होगी जो इस परियोजना की निगरानी करेगी और उसमें किसी भी तरह की देरी ना हो, उसको समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाए। इसकी निगरानी करने के लिए एक समिति बनानी होगी। दूसरी समिति बनानी होगी जो उसके कार्यान्वयन को देखेगी और उसको सुचारू रूप से संचालित करेगी। तीसरी समिति जो होगी उसका काम होगा कि वित्तीय प्रबंधन करना होगा, कहां से पैसे लेके आएंगे, किस प्रकार इसमें वित्त की व्यवस्था की जाएगी, वो वित्तीय समिति को देखना होगा। 3 प्रकार की समिति बनाने का सिफारिशें यहाँ पे टास्क फोर्स के द्वारा की गई हैं। अच्छा, और क्या अभी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्च कर रहे हैं, जो बुनियादी ढांचे पे खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कहां से लाएंगे? तो बताया जा रहा है कि जो भारत सरकार है वो विदेशी निवेशकों से, पेंशन फंड से, बीमा कंपनियों से और जो लंबे समय में निवेशक होते हैं, लंबी अवधि के लिए दीर्घात्मक निवेशक जो होते हैं, उनसे सरकार चर्चा कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इनके साथ बैठकें कर रहे हैं। तो एक तो हम वहां से पैसा लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहां से हम पैसा लाएंगे, क्योंकि वित्त आपको बताना पड़ेगा। 100 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसको कहां से लेके आएंगे उसके बारे में बताया गया है। तो पहले तो बोला कि मोदी सरकार जो है वैश्विक पेंशन जो होते हैं उनसे बात कर रहे हैं, बीमा फंड से बात कर रहे हैं, दीर्घकालिक निवेशकों से, ठीक है, और प्रधानमंत्री खुद निवेशकों के साथ बैठक कर रहे हैं। सरकार लंबी अवधि के लिए बुनियादी ढांचे संबंधी रोजगार मुहैया कराने में मदद करने के लिए विकास वित्त संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया में है। विकास वित्त संस्थान है ना, जैसे सिडबी मैंने अभी आपको बताया था, इसी प्रकार से कोई हमें यहाँ पे नया वित्तीय संस्थान स्थापित करना होगा, उसके लिए सरकार काम कर रही है, बताया जा रहा है। लंबी अवधि के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में, है ना, बाजार से भी पैसा उठा सकते हैं, इसके लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने के लिए ही भी सोच रहे हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड को जारी करके भी पैसा लिया जा सकता है बाजार से। ये तो ठीक है। महत्वपूर्ण तो यह है गति शक्ति योजना से क्या लाभ हमें प्राप्त होंगे, है ना। देखते हैं क्या क्या लाभ हमें गति शक्ति योजना से प्राप्त हो सकते हैं। यह भारत के स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद करेगा, है ना। तो ठीक है, हमारे जो निर्माता हैं उनको भी विश्व स्तर की यदि सुविधाएं प्राप्त होंगी तो वो भी विश्व स्तर के उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं और उसी के कारण वो विश्व स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। दूसरे जो बाजार में पहले से ही उपस्थित वस्तु हैं उनको प्रतिस्पर्धा दे पाएंगे। दूसरा, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन
अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। 2 बातें हो गई यहाँ पे। तीसरा, इससे भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावना भी विकसित होती है। भविष्य में नए हम आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जब बुनियादी ढांचा पूरे देश में या जहां जहां पे सरकार चाहती है वहां वहां बन जाएगा, नई जगह पे बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, तो नए आर्थिक क्षेत्रों का विकास होना बहुत स्वाभाविक माना जाएगा, है ना। और बुनियादी ढांचे और परिवहन के समग्र विकास पर ध्यान किया जाएगा। परिवहन को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें बात कर रहे हैं। इसमें कुल मांग के स्तर में भारी वृद्धि होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये समझिए, ये यहाँ पे ना आपको एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है ना, उसकी बात कर दी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, निवेश कर रहे हैं, परियोजनाएं बना रहे हैं, कुछ ढांचा बनाएंगे, उससे कुल मांग में कैसे वृद्धि होगी। ठीक है, तो कुल मांग में वृद्धि क्या है, जो हम जब जीडीपी की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, तो उस समय ना सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है वह भी उसका एक घटक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका तो ये हो गया कि सरकार जो 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी वो अर्थव्यवस्था में आएंगे। अर्थव्यवस्था में आएंगे कि सरकार कुछ मांग कर रही है तो मांग बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक निवेशक गुणांक जो होता है वो इसके पीछे काम करता है। निवेशक गुणांक को आप ऐसे समझिए कि यदि 100 रुपए का निवेश किया जाता है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए 1000 रुपए के बराबर काम कर सकता है, 2000 रुपए के बराबर काम कर सकता है, या 500 रुपए के बराबर काम कर सकता है। कम से कम 100 रुपए के लिए तो काम करेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी वो काम कर सकता है निवेशक गुणांक। कैसे काम करेगा ये? आपने 100 रुपए या सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया, निवेश किया, तो अभी जब ये निवेश किया तो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ये क्या है? आय का साधन है ना। जहां सरकार खर्चा कर रही है वो किसी व्यक्ति के लिए आय हो सकती है। सरकार ने, उदाहरण के लिए सरकार ने आपको वेतन दिया तो आपकी आय हो गई। सरकार ने आपसे कोई मशीनरी खरीद ली, सरकार ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो मतलब क्या है, जो व्यक्ति हैं उनके पास आय, पैसा आ गया। अभी वो जिन लोगों के पास पैसा आया है वो भी तो उसको कहीं ना कहीं खर्च करेंगे ना। जब पैसा आया तो वो भी खर्च करेंगे, तो वो भी क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये पूरा जो चैनल होता है, चेन जो होती है वो चलती रहेगी, है ना। इसको हम जो हमारे लेक्चर सीरीज जो होती है उसमें डिटेल में विस्तृत में चर्चा की जाती है। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये निवेश गुणांक जो है वो 1 लाख करोड़ को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे बाजार में ना कुल मांग बढ़ जाएगी ना। मांग में वृद्धि होगी तो हम आपूर्ति श्रृंखला को भी बढ़ा लेंगे, आपूर्ति में भी वृद्धि कर देंगे, जिससे हमारी उत्पादक क्षमता या हमारी जीडीपी की जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो समग्र विकास की हम बात करते हैं, उसको समग्र विकास करने में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। हर उद्योग को क्या चाहिए? परिवहन चाहिए, कच्चा माल लाने के लिए, अपने अंतिम वस्तुओं को दुकान तक पहुंचाने के लिए, है ना, वहां तक अपने श्रमिकों को बुलाने के लिए। हर तरीके से देखा जाए तो परिवहन का जो रोल, जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सरकार ने भी यहां बोला कि हम परिवहन को ना बहुत ठीक कर देंगे, जबरदस्त कर देंगे ये परियोजना में। इसके अलावा दूसरा क्या? बिजली। उद्योगों को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। उसकी भी सरकार ने बोला कि हम व्यवस्था करेंगे, है ना। तो अगर ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सुचारू रूप से संचालित होंगी, तो नए उद्योग स्थापित होंगे और जो वर्तमान उद्योग हैं वो अपनी उत्पादन क्षमता को विकसित करेंगे। इससे क्या होगा? हमारे देश की मोटी मोटी जो उत्पादन क्षमता है वो भी विकसित हो जाएगी, है ना। जब उद्योगों की उत्पादन क्षमता में विकास होगा तो स्वाभाविक रूप से देश की उत्पादन क्षमता में भी विकास होगा। जब हम ज़्यादा बना पाएंगे तो सबसे पहले तो हम अपना जो घरेलू जो खर्च है वो पूरा करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ज़्यादा माल बन जाएगा उसको हम निर्यात करेंगे, है ना। निर्यात करके भी हम पैसे कमाएंगे, विदेशी मुद्रा कमाएंगे। ठीक है, तो बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है ना। किसी भी काम को करने के लिए आपको बुनियादी ढांचा चाहिए, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो सरकार का भी ऐसा ही मानना है कि अब हम बुनियादी ढांचे पे खर्च किए। अच्छा, आपके दिमाग में अभी एक बात और आ रही होगी कि सर क्या अभी तक, जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है ये बुनियादी ढांचा जो है वो इतना आवश्यक तत्व है, तो क्या अभी तक इसके बारे में कुछ योजनाएं नहीं बनाई गई? अभी तक क्या इसका कोई निर्माण नहीं किया गया? तो किया गया है। भारत के द्वारा कई बार ऐसी योजनाएं लाई गई हैं और उसके द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, लेकिन कभी भी समग्र रूप से नहीं किया गया। एक साथ सभी सुविधाओं को नहीं निर्मित किया गया। पहले बोला कि रोड डाल दी, बढ़िया, परिवहन का साधन तो बढ़िया बना दिया, लेकिन बोला परिवहन के कारण सिर्फ थोड़ी ना उद्योग आ जाएंगे, आपको साथ में क्या चाहिए? बिजली भी उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा।
और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी आपको वहां पे उपलब्ध कराना होगा। तो अभी एकीकृत करके इस तरह की कोई योजनाओं को नहीं लाया गया, पहली बार योजना ला रही, क्रमबद्ध तरीके से इस योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा, है ना। अभी तक क्रमबद्ध तरीके से इसी तरह की कोई भी योजनाओं को नहीं सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, ना ही उसको लागू किया गया था। ठीक है, अब और क्या बोल रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है यहाँ पे, बुनियादी ढांचे के रूप में पूंजीगत व्यय बढ़ा रही है। पूंजीगत व्यय बढ़ना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात होती है, जिससे निवेश के माहौल पैदा होगा, आय में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। सरकार ने महामारी के प्रभावित लोगों को पैसा नहीं दिए थे, है ना। जब जो आर्थिक पैकेज अनाउंस किए गए थे, 2 बार ही हमारे वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, उसमें ना नकद देने की बात नहीं की गई थी। कई देशों ने नकद दिया, है ना, जो कोविड महामारी से प्रभावित लोग हैं उनको नकद दिया, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत सरकार ने बोला कि हम अप्रत्यक्ष रूप से आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे। उसी नीति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला भी उसी से संबंधित माना जा रहा है, और अपने उसी फैसले को सही साबित करने की यहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है कि हम बुनियादी ढांचे पे खर्च करेंगे, इससे अप्रत्यक्ष रूप से आपकी आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ेंगे। वैश्विक व्यापार में लचीलापन। सबसे पहले तो वैश्विक व्यापार में लचीलापन क्या होता है बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वैश्विक व्यापार में आपके जो वैश्विक व्यापार अभी तक जो कर रहे थे, उनकी जो शर्तें हैं, आपके जो समझौते हैं, उनमें कुछ शिथिलता आपको प्रदान करनी होगी, क्योंकि महामारी के दौरान जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें या विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें, वो क्या है, नीचे की तरफ आ रही हैं, गिरती हुई दिख रही हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। तो इन्हीं समस्याओं को हमें समाधान खोजने के लिए, एक समाधान खोजते खोजते हमें यह समझ में आया कि हमें जो समझौते हैं उनमें कुछ लचीलेपन या उनमें शिथिलता लाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, और हम क्यों ना इस महामारी को एक अवसर के रूप में देखें, क्यों ना हम इस महामारी से कुछ सीखते हुए कुछ नया करने का प्रयास करें। इसके पहले भी कई बार अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी टूटती हुई स्थितियों का सामना करना पड़ा है, और उस समय हमने उन स्थितियों से किस प्रकार सामना किया। क्या हम अभी भी वो सब चीज़ें कर सकते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लें, या हम 1929 के रिसेशन की बात कर लें, उस समय पे हमने कैसे किस प्रकार इन स्थितियों का सामना किया और कुछ नई चीज़ हमने वहाँ पे निर्मित कर दी थी, नए तरह के कुछ संबंध हमने निर्मित कर दिए थे, है ना। आइए हम बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव क्या रहा, सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो 4.4% से कम हो गई है, और जो वैश्विक व्यापार है 5.3% से कम हो गया है। नौकरी 75 मिलियन लोगों की नौकरी जा चुकी है, अनुमान है ये, है ना। दुनिया भर में देशों ने जटिल सीमा पार आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने की क्षमता के साथ संरक्षणवादी प्रतिक्रियाओं और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के साथ महामारी से प्रेरित कमी का जवाब दिया है। क्या बात है सर ये? देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पे या इस प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति पैदा होती है, जब विपरीत स्थिति पैदा होती है तो देश ना, कोई भी अर्थव्यवस्था ना क्या करती है, अपने आयातों को कम करने लग जाती है और निर्यात को बढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करने लगती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अभी ये जो है महामारी, ये वैश्विक है, सभी देश इससे प्रभावित हैं। यदि इस प्रकार सभी देश सोचने लगेंगे तो क्या होगा, आप जो निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसको बेचोगे, कौन उसको आयात करेगा? ठीक है, पहली समस्या तो ये हो गई। तो अभी हुआ क्या, कोविड महामारी में हुआ यही है, सभी देशों ने अपने ना आयात को कम करने लगे और निर्यात को बढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करने लगे। इससे ना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है वो टूट गई या वो बाधित हो गई है। तो कैसे इस आपूर्ति श्रृंखला को पुनर्जीवित किया जाए या इसका पुनर्निर्माण किया जाए? ठीक है, अब ये तो समस्या हो गई। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें ना विदेशी मुद्रा बचानी होती है। हम सोचते हैं कि ना कम खर्चे में काम चलाओ, जैसे आप परिवार के रूप में सोचते हो ऐसे ही देश भी सोचता है कि हमें सभी लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है
इसलिए क्या करेंगे, हम आयात कम कर देंगे, विदेशों से कम मंगाएंगे और वहां निर्यात करने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे। तो इसके लिए तरीका क्या होता है, आप इस तरह से क्या आयात को कम कैसे करोगे, आयात को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देते हैं, जो कर होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, उनके रेट्स दर जो होती हैं वो बढ़ा देते हैं। तो जब महंगा आने लगे, आयात जब महंगा हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जो व्यापारी हैं वो है उन वस्तुओं का आयात करना बंद कर देंगे और निर्यात में हम करों को कम कर देंगे, निर्यात के ऊपर कर ही नहीं लगाएंगे, उसको कर मुक्त कर देंगे। तो निर्यात करने के लिए आकर्षित हो जाएंगे हमारे कौन, व्यापारी लोग। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया आयात को कम करने के लिए और निर्यात को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या आयात को किसी और तरीके से भी कम किया सकता है ना, है ना। आत्मनिर्भर भारत इसी सोच के साथ अनाउंस किया गया था, इसी सोच के साथ उसकी घोषणा की गई थी आत्मनिर्भर भारत की, कि हमें आयात तो कम करना है लेकिन टैक्सों को बढ़ा के, करों को बढ़ा के आयात को कम नहीं करना है। हमें क्या करना है, घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर होना है, खुद से हमें इतने सामान बना लेने हैं कि हमारे देश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति हम खुद निर्माण करके पूरी कर सकें। खुद से निर्माण करेंगे, खुद से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, जिससे कि हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। यह तो हो गई हमारे देश की बात कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमारे आयात को कम करना है लेकिन उसके लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा, उत्पादन क्षमता को विकसित करना होगा। उसी के लिए सरकार बहुत सारे योजनाओं या परियोजनाओं की घोषणा कर रही है। इसके पहले जो बुनियादी ढांचा देखा वो भी इसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये तो किसी एक देश की समस्या का यहां से समाधान हो सकता है, लेकिन वैश्विक समस्या का समाधान कैसे होगा। हम अपना निर्यात बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उसके बाद जो हम ज्यादा गुड्स, जो ज्यादा वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करेंगे उसको तो हम निर्यात करेंगे ही करेंगे, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था जो आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है उसको दोबारा कैसे हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो इसके लिए तो यह है कि जो आपने समझौते करके रखे हैं, विदेशी व्यापार के समझौते, उनमें कुछ शिथिलता प्रदान करो। देश जो हैं एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से आपस में बातचीत करें, दोनों को कुछ ना कुछ शिथिलता प्रदान करनी होगी। इस प्रकार हम दोबारा आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। देखते हैं उसी श्रृंखला में क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए। ठीक है, यह बात हो गई थी। और क्या बोल रहे हैं, ये हमने आपदाओं से लिया है, ये सब घरेलू प्रतिक्रियाएं थी। यह रुझान कोविड-19 के बाद की दुनिया के अनुमानों को और भी निराशाजनक बना रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार क्या पहली बार हम कोई किसी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है या वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजरने वाली है? इसके पहले भी तो कभी हुआ होगा, तो आइए देख लेते हैं हम ऐसे ही कुछ उदाहरण। पिछले अनुभवों के आधार पर ऐतिहासिक टूटना अक्सर नए वैश्विक संबंधों को उत्पन्न और तेज कर रहा है। बोला कि जितनी बार आप टूटते हो, जितनी बार ये समस्याएं आती हैं, आपको कोई नया अवसर प्रदान करके जाती हैं, है ना। तो हो सकता है इस बार नए तरह के समझौते आपको बनाने हो, नए तरह के कुछ अवसर आपको यहाँ प्रदान किए जा रहे हों, जो संस्थागत परिवर्तनों को नींव रखते हैं, राष्ट्रों के बीच स्थायी सहयोग की मांग करते हैं। अब यहाँ पे देशों को आपस में सहयोग तो करना होगा। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी वो ध्वस्त हो चुकी थी, उसी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बाधाएं आती थी पहले, उनको कम करने के लिए 1947 में गैट बना दिया गया था। गैट क्या था? ये था टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको हम गैट बोलते हैं। तो इसकी स्थापना कर दी गई थी, है ना। जब समस्या आई तो कुछ ना कुछ उसका समाधान जरूर मिला। अभी भी हमें कुछ ऐसा समाधान मिल सकता है, हमें सोचना होगा, देशों को परस्पर सहयोगिता दिखानी होगी। 1970 के दशक में जब जो तेल उत्पादक देश हैं उनको झटके लगे तो 1974 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का निर्माण किया, है ना। 2008 के वित्तीय संकट में G20, उसके पहले G7, इन संगठनों का निर्माण हुआ। जब समस्या आई तो कुछ ऐसे संगठन बने, कुछ ऐसे समझौते हुए जो विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करते हैं। क्या हम भविष्य में भी इस प्रकार की कोई आशावादी गुंजाइश है? क्या हम अवसरवादी बन के सोच सकते हैं? इस तरह की कोई गुंजाइश हमें भविष्य में देखने को मिलती है? आइए चर्चा करते हैं उसके लिए क्या करना होगा। सामूहिक विश्वास में वृद्धि हो सकती है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
आपसी विश्वास हमें बढ़ाना होगा, देशों को एक दूसरे के प्रति सहयोगिता दिखानी होगी। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो लंबे समय से निष्क्रिय बनी हुई है, कम उत्पादन लागत, विनिर्माण को पुनर्जीवित करना होगा, निवेश को प्रेरित करना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए लचीला होने की उम्मीद है ना। आपको शिथिलता देनी होगी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को आपको सुचारू रूप से चलाना है। आपकी जो विनिर्माण की जो इकाइयां बंद हुई हैं उनको कम लागत पे दोबारा चालू करना है, रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, प्रौद्योगिकी बढ़ानी है, निवेश बढ़ाना है, तो आपको कुछ शिथिलता तो जरूर ही प्रदान करनी होगी। और विश्व व्यापार के संगठन सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले नियमों को शिथिलता दें, जो राष्ट्रीय संप्रभु नीति स्थान पर एक सामूहिक संकल्प के साथ गलत राष्ट्रों को अनुशासित कर सकते हैं, जो माल डंप करने और बहुपक्षीय नियमों के माध्यम से व्यापार बाधाओं में खड़ा करने के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो WTO के सदस्य हैं, विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य देश हैं, उनको आपसी सहयोग दिखाना होगा, है ना, और उनको ना एक राष्ट्र से बढ़ के विश्व को देखना होगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बढ़ के वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखना होगा। और उन देशों को जो गलत तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे चाइना है ना, डंप करता है, अपना जो निर्यात है ना वो किसी दूसरे के ऊपर थोप देता है, इस प्रकार के कोई अगर अभ्यास करता है तो उन सबको बंद करना होगा। यह जिम्मेदारी किसकी है? WTO के सदस्य देशों की। पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार व्यवस्था जो गहन आर्थिक एकीकरण की तलाश करती है, द्विपक्षीय क्षेत्रीय स्तरों पर दर्ज की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के लिए जीत की स्थिति पैदा की जा सके, जो कम बाधाओं और सामंजस्यपूर्ण मानकों से लाभान्वित होते हैं। और हमें इसके अलावा क्या सावधानी रखनी है? अब देखो, ई-कॉमर्स, ऑटोमेशन और आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अब ये तेजी से फैल रहा है ना, तो इसके कारण क्या होगा? संरचनात्मक बेरोजगारी पैदा होगी। आप संरचनात्मक बेरोजगारी का सामना कैसे करेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती, पहले आपको समझना होगा। आपको जरूरत है डॉक्टर्स की, एंड आपको जरूरत किसकी है? डॉक्टर की। और आपके पास जो उपलब्ध हैं, जो मैन पावर आपके पास उपलब्ध है, जो लोग आपके पास उपलब्ध हैं, वो इंजीनियर्स हैं। क्या दिक्कत हो गई? यहाँ पे संरचनात्मक बेरोजगारी पैदा हो गई। अभी ये ई-कॉमर्स, ऑटोमेशन या आभासी दुनिया के बढ़ने से कैसे संरचनात्मक बेरोजगारी पैदा होगी? क्योंकि कुछ लोग, कुछ श्रमिक जो हैं, जो हमारे वर्तमान श्रमिक हैं या वर्तमान लोग जो काम करते हैं, उनको तकनीक नहीं आती, वो पुराने तरीके से अपने काम कर रहे हैं। अभी उनको तकनीक का उपयोग करते हुए काम करना होगा। यदि वो तकनीक का उपयोग करना नहीं सीखे तो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग बेरोजगारी पड़े हैं और जहां पे जरूरत है वो लोग भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। तो अभी तकनीक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना सभी को सीखना होगा, सभी के कौशल को विकसित करना होगा इसके लिए हमें, है ना, नहीं तो ये समस्या जाएगी हमारे साथ। अच्छा, भारत के साथ क्या है, भारत का विचारधारा क्या है, या भारत के साथ कोविड के कारण क्या समस्याएं हैं, देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि भारत की जो कोविड के कारण अर्थव्यवस्था है ना, उसमें जो हमारा GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, वो 7.3% से कम हो गया है, और 10 मिलियन नौकरियां चली गई हैं, और जो व्यापार हमारा है वो 493 अरब डॉलर से नीचे आ गया है, जिसमें 290 अरब डॉलर माल और 203 अरब डॉलर सेवाओं का है। ये हमारे सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट बता रही है कि 7.3% आपकी GDP, सकल घरेलू उत्पाद, कम हो गया है। 10 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गई हैं। आपका व्यापार है 493 अरब डॉलर से नीचे आ गया है। और क्या है भैया? लेकिन अच्छी बात यह है कि जो IMF की रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो रिपोर्ट है या उसका अनुमान है, वो भारत के पक्ष में है। बोला जा रहा है कि अनुमान सकारात्मक है और दुनिया भर में सामान्य रुझानों के अनुरूप है, यह मानते हुए कि व्यापक टीकाकरण जो है पीड़ा को सीमित कर सकता है। यदि हम टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, भारत अपने लोगों को, सभी को टीका लगा देता है, तो उसके कारण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित, अर्थव्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। व्यापार क्षमता को उजागर करने से अर्थव्यवस्था पर लहर प्रभाव कम पड़ने की उम्मीद है। हमें व्यापार क्षमता को क्या करना है? बढ़ाना है
है ना, उसके लिए उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकेंगे। विदेशी व्यापार के मोर्चे पे भारत को क्या करना चाहिए, है ना, जो विदेशी व्यापार है उसमें भारत क्या कुछ कर सकता है। तो भारत को क्या करना चाहिए, बोल रहे हैं कि मूल्य वर्धित विनिर्माण करना चाहिए, है ना, जिससे कि हम किसी का मूल्य वर्धन कर सके, कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। और प्रौद्योगिकी प्रेरित माल को हमें तैयार करना चाहिए। उत्पादों को प्रोत्साहित करने वाले पारिस्थितिक तंत्र की निर्माण हमारी दीर्घकालिक रणनीति का एक हिस्सा होना चाहिए। हमें अब जो भी आगे करना है उसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करना चाहिए। और क्या है, भारत को जो अपने पारंपरिक निर्यात की जो वस्तुएं हैं ना, उनको तो ठीक है, उनको तो करना ही करना है निर्यात। इसके अलावा कुछ नई वस्तुएं और हैं जिनका हमें निर्यात चालू करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को एमएसएमई के लिए समय पर प्रोत्साहन पैकेज तो दे दिया, वो तो देना ही है प्रोत्साहन पैकेज समय पे, लेकिन उसके अलावा हमें उनको कच्चे माल की आपूर्ति करना होगा, वो भी सस्ती दरों पे, जिससे कि उनका जो निर्माण प्रक्रिया है वो चलती रहे। यदि एमएसएमई की निर्माण प्रक्रिया चलती रहेंगी तो लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, लोगों के पास रोजगार होगा तो उनकी आय बनी रहेगी, आय बनी रहेगी तो वो भी मांग करेंगे, है ना। इसलिए एमएसएमई को प्रोत्साहन पैकेज के अलावा क्या करना होगा, प्रोत्साहन पैकेज तो दो, प्रोत्साहन पैकेज के साथ साथ उनको कच्चे माल की आपूर्ति भी कम दर पे बनी रहे और उनको जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो सरकार को उनको उपलब्ध कराते रहना होगा। ठीक है, इसके साथ और क्या, जो बड़े उद्योग हैं और एमएसएमई जो हैं उनके सहक्रियात्मक, उनको आपस में जोड़ देना चाहिए, है ना। इन दोनों के कनेक्शंस अच्छे कर देना चाहिए जिससे कि ये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी कर सकें और अच्छी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कर सकें, जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम प्रतिस्पर्धा कर सकें। और क्या करना है, और तो भैया ये है कि वैश्विक मानकों के लिए कौशल उन्नयन, है ना, कौशल उन्नयन तो करना चलेगा, आपको अपग्रेड तो करना पड़ेगा। तकनीक नहीं आती, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नहीं आता, आपके श्रमिकों को सिखाना होगा आपको। ये तो आपकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कोविड महामारी के कारण बहुत सारे उद्योगों के, व्यापारों के काम करने के तौर तरीकों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने श्रमिकों को अपडेट करना होगा, उनका उन्नयन करना जरूरी है। ठीक बात है, ये भारत से उम्मीद की जा रही है कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था या व्यापार, विदेशी व्यापार के लिए क्या करना चाहिए भारत को। चलिए अब हम बात करेंगे आज के अगले मुद्दे के बारे में, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके बारे में खबर तो छोटी है, लेकिन हम विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, इनको किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है और अभी इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि खबरों में क्या है। खबरों में बताया जा रहा है कि सरकार ने अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए के अप्रयुक्त निर्मित क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्रों, एसईजेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र को हम शॉर्ट में एसईजेड बोलते हैं, के अंदर बेकार भूमि को मुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। ये बहुत अच्छी बात देखने को यहाँ पे हमें मिल रही है कि जो एसईजेड है, एसईजेड को स्थापित कर दिया है, एसईजेड के पास जमीन पड़ी हुई है, उसका किसी प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा, तो उसको हम मुक्त कर दें, किसी और गतिविधि के लिए यहाँ पे हम प्रदान कर सकते हैं। इस बारे में खबर आई है। तो भारत में निर्यात के लिए एसईजेड की हिस्सेदारी करीब 30% है। मतलब ये है कि जो हम निर्यात करते हैं उसका 30% हिस्सा जो है वह एसईजेड के द्वारा निर्मित किया जाता है। लेकिन 250 से अधिक एसईजेड में निर्मित आवास 10 करोड़ वर्ग फुट की जगह बेकार पड़ी है। कितनी? 10 करोड़ वर्ग फुट की जगह बेकार पड़ी आपकी एसईजेड में। पैसे के मामले में यदि हम इसको 10 करोड़ वर्ग फुट को 3,000 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से गुणा करेंगे तो 30,000 करोड़ की जमीन जो है बिल्टअप एरिया बेकार पड़ा हुआ है, जो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना। अभी 10 करोड़ वर्ग फुट का एरिया जो बेकार पड़ा है उसका इस्तेमाल हम किसी और चीज के लिए कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यह एरिया जो है वो एसईजेड के अंदर पड़ा हुआ है। आइए बात करेंगे।
तो देख लेते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब हमारे ये भारत के अंदर या देश के अंदर, भारत के अंदर बात करते हैं, भारत के अंदर कोई एक विशेष जगह होती है जहाँ पे उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार जो होती है वो आपको कई तरह की रियायत प्रदान करती है। सामान्यतः इसको हम राजकोषीय रियायत के रूप में मिलती है। वो आपसे कर नहीं वसूलते हैं, करों के प्रभाव से आपको मुक्त कर देते हैं। इस तरह की कुछ सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पे साथ में दी जाती हैं। तो क्या है विशेष आर्थिक क्षेत्र? एक देश के भीतर एक क्षेत्र है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त राजकोषीय रियायत है और देश के बाकी हिस्सों से अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून है। यहाँ पे ना आपको एक तो शुल्क नहीं लगेगा और आपके जो कानून होंगे वो थोड़े से अलग होंगे। मुख्यतः निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है। एसीजेड इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए भी बनाए गए हैं जिसको व्यापार करने में आसानी होगी। इनको इस तरीके से बनाए गए जिससे कि व्यापार करने में आपको आसानी हो। सरकार ने 2000 में ईपीजेड की सफलता को सीमित करने वाली ढांचागत और नौकरशाही चुनौतियों का निवारण करने के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत एसीजेड स्थापित करना शुरू किया था, है ना, जिससे कि ये नौकरशाही वगैरह जो चुनौतियां थी, व्यापार करने में जो दिक्कतें होती थी, उनको समाप्त करने के लिए, और ये हमारी विदेश व्यापार नीति का हिस्सा है, इसलिए हमने एसीजेड की स्थापना की थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। ये आपकी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और इस अधिनियम को 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, आपको ये दो बातें याद रखनी। 2005 में इसको पारित किया था, 2006 में इसको लागू किया गया था। और विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में और जानते हैं। वर्तमान में 379 एसीजेड हैं, 379 एसीजेड अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 ही चालू हैं, लगभग 64%। 5 राज्यों में है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं, है ना। तो यहाँ से भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। 64% एसीजेड हैं जो 5 राज्यों में हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और 265 ये भी चालू हैं। और हमारे पास कितने हैं? 379। अच्छा, अनुमोदन मंडल जो है वो इसका शीर्ष होता है ना, जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो है वो इसका शीर्ष होता है। और इसमें कौन होता है? सचिव और वाणिज्यिक विभाग के नेतृत्व में होता है ये, है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके पहले बाबा कल्याणकारी नेतृत्व समिति जो थी ना, उन्होंने वाणिज्य और उद्योग सरकार द्वारा गठित है, मौजूदा भारत की एसीजेड नीति के लिए है, और नवंबर 2018 में इसकी सिफारिशों को सौंपा गया था। नवंबर 2018 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी जो उन्हें अध्ययन करने के लिए दी गई थी। उनको हमने बोला था कि आप अध्ययन करो एसीजेड के बारे में, क्या हम कुछ कर सकते हैं। एसीजेड बाबा कल्याणकारी नेतृत्व समिति के द्वारा इसको देखा जाता है। इसे WTO विश्व व्यापार संगठन को अनुकूल बनाने और क्षमता उपयोग के लिए अधिकतम करने, एसीजेड के संभावित उत्पादों को अधिकतम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने की दिशा में एसीजेड नीति का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। जो बाबा कल्याणकारी समिति है उसको हमने WTO के रिकमेंडेशन से बनाया था, जिससे कि एसीजेड में हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकें और हमारी अर्थव्यवस्था की जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ा सकें। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? किन उद्देश्यों के लिए इसको बनाया गया था? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा करने के लिए, है ना, हम कुछ और अधिक आर्थिक गतिविधि वहाँ पे पैदा कर सकें क्षेत्रों में। वस्तु एवं सेवाओं को निर्यात को बढ़ाना था हमें, तो निर्यात से संबंधित बोला कि यहाँ पे वस्तु एवं सेवाओं को आप बनाइए। रोजगार बढ़ाने के लिए, घरेलू और विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए कि हम आपको एसीजेड जैसा एक क्षेत्र दे रहे हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम आपसे कर नहीं वसूलेंगे, यहाँ पे हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे, ढांचागत बुनियादी सुविधाओं आपको हम यहाँ प्रदान करेंगे, आप यहाँ पे आके बिजनेस अपना व्यापार कीजिए। और बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए ये 5 मुख्य उद्देश्य थे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को लाने के लिए हमारे।
अच्छा, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है उसको किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। एसईजेड इकाइयों को विकास संचालन और रखरखाव के लिए शुल्क मुक्त आयात और माल की घरेलू खरीद। मतलब क्या बोल रहे हैं, एसईजेड इकाइयों को सुचारू रूप से संचालन हो सके, उनको विकास कर सकें, उनको सही तरह से हम रखरखाव कर सकें, उसके लिए बोला कि आप जो भी निर्यात करोगे उस पर हम किसी तरह का शुल्क आपसे नहीं लेंगे, और जो घरेलू खरीद रहेंगी उसमें भी हम आपको कर में रियायत प्रदान करेंगे, पहला। दूसरा, आयकर नहीं देना है आपको, और ना ही किसी प्रकार का न्यूनतम वैकल्पिक कर आपको उपलब्ध कराना है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यहाँ पे आपके ऊपर नहीं लगेगा। और इसके अलावा भी विभिन्न करों में छूट दी गई है। और क्या हुआ, अब इनको और एक और क्या सुविधा मिलती है कि इनने ना एक वर्ष में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बाहरी वाणिज्यिक उधारी ली है, वो भी बैंकों के माध्यम से, जिसकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं है। मतलब इसको कब तक आपको वापस करना है इस संबंध में कोई बात नहीं है, आप जब मर्जी आए तब तक इसको वापस करना है ना। तो आपको ऋण भी उपलब्ध करा दिया गया है। अच्छा, और क्या बोला कि केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी के लिए जो भी आपको बिजनेस करने हैं, जो आपको उद्योग लगाना है, उद्योग स्थापित करना है, उन सब में आपको कई तरह की मंजूरियां लेनी होती हैं सरकार से, कुछ राज्य सरकारों से, कुछ केंद्र सरकारों से। तो यहाँ बोला कि आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, राज्य और केंद्र सरकार की जो मंजूरी है आपको वो एक ही जगह से उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन इतने से बात नहीं हो जाती है खत्म, यहाँ पे हमें देखना होगा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं, देखते हैं एक एक करके चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में एसईजेड कई अन्य देशों में अपने समकक्षों की तरह सफल नहीं हो रहे हैं। मतलब जिस तरह के विशेष आर्थिक क्षेत्र चाइना में, सिंगापुर में या और भी देशों में काम कर रहे हैं, जिस तरह की उनको वहाँ पे विकास दर प्राप्त हो रही है, वह हमारे यहाँ के एसईजेड्स को नहीं मिल रही है ना, सफल नहीं हो रहे हैं। कई एशियाई देश, जैसे एशियाई अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से चीन, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर को इन क्षेत्रों में बहुत लाभ हुआ है ना। इनके एसईजेड तो बहुत सफल रहे, लेकिन हमारे एसईजेड उतने सफल नहीं हैं जितने कि इन देशों के हैं। भारत की अधिकांश नई पीढ़ी एसईजेड निर्यात के लिए नहीं, मतलब हम एसईजेड जो आ रहे हैं, उद्योगपति जो आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि हम निर्यात को बढ़ावा देंगे या निर्यात के लिए बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करेंगे, बल्कि वह करों से बचने के लिए यहाँ पे आते हैं। केंद्रीय और राज्य करों से राहत के रूप में बड़े राजकोषीय रियायतों ने डेवलपर्स को एसईजेड बनाने के लिए आकर्षित किया। तो जो हमारे उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वो निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहाँ नहीं आते हैं। उनको मालूम है कि वहाँ आने से हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकारों से करों में छूट प्राप्त होगी, उसी छूट से वो आकर्षित होकर एसईजेड में अपना उद्योग स्थापित करते हैं। शेष अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने खराब संबंधों के कारण, मतलब जो एसईजेड हैं उनके बाकी की जो एसईजेड के बाहर जो उद्योग स्थापित हैं उनसे संबंध अच्छे नहीं हैं। अधिकांश विनिर्माण एसईजेड ने सामान्य इकाइयों से कम प्रदर्शन किया है ना, उनके संबंध खराब हैं। जो एसईजेड के बाहर स्थापित इकाइयां हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन एसईजेड में जो स्थापित इकाइयां हैं उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। और तटीय क्षेत्र के एसईजेड के साथ भी कुछ ऐसी बात है कि भीतरी इलाकों के साथ कमजोर कनेक्शन है, इन क्षेत्रों को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोक दिया है, वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे। कई राज्यों ने केंद्रीय एसईजेड अधिनियम को राज्य स्तरीय कानून से मेल नहीं खाया है ना। तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसके हिसाब से राज्य सरकार ने एसईजेड का अधिनियम नहीं बनाया, तो क्या हुआ, जिसने एकल खिड़की प्रणाली को अप्रभावी बना दिया। सरकार ने बोला था सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, लेकिन राज्य सरकारों ने अपना अधिनियम कुछ अलग प्रकार से बना लिया है, जिसके कारण सिंगल विंडो क्लियरेंस अप्रभावी साबित हो गया है। एक मजबूत नीति संरचना की कमी, कुशल कार्यान्वयन और प्रभावी निगरानी ने एसईजेड के माध्यम से औद्योगिकरण के भारत के प्रयास को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया। बोल रहे हैं कि हम एसईजेड को सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाए, उनकी निगरानी नहीं कर पाए, हमारा नीति संरचना जो है वो उतना सफल नहीं है। इसलिए भारत ने सोचा था कि एसईजेड या विशेष आर्थिक क्षेत्रों के द्वारा हम जो विकास गति प्राप्त करेंगे वह नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए एक खतरा साबित हो रहे हैं एसईजेड्स। अब हम चर्चा करेंगे आज के चौथे मुद्दे के बारे में, जो है बल्क ड्रग पार्क योजना। देखा जाए तो ये बहुत जबरदस्त
महत्वपूर्ण योजना है। अभी इसमें क्या नया आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या चाह रही है, काट दो यहां से। चलिए अब हम बात करेंगे बल्क ड्रग पार्क योजना के बारे में। क्या है ये योजना और खबरों में क्यों है, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। खबरों में क्या है, कर्नाटक ने केंद्र की थोक दवा पार्क योजना, ये केंद्र सरकार की एक योजना है, उसके प्रोत्साहन के तहत यादगीर, इस जिले का नाम याद रखना, कर्नाटक में स्थित है, यादगीर जिले में थोक दवा पार्क को विकास करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। केंद्र सरकार की थोक दवा पार्क योजना है, उसके तहत कर्नाटक ने अपने यादगीर जिले में एक ऐसी इकाई स्थापित करने के लिए मंजूरी मांगी है, इसलिए ये खबरों में है। आइए समझते हैं ये होता क्या है थोक दवा। जो दवाइयां होती हैं उनके निर्माण में सक्रिय औषधि सामग्री जो एक है वो एक प्रमुख तत्व होता है। इससे जो इसे वांछित चिकित्सीय प्रभाव देता है और इच्छित औषधीय गतिविधि पैदा करता है। ये क्या होता है सक्रिय औषधि सामग्री, इसी को बनाने की हम बात कर रहे हैं, इसी के निर्माण के लिए बात की जा रही है। इससे तैयार दवा उत्पाद यानी पैरासिटामोल टैबलेट, कैप्सूल या सिरप तैयार करने के लिए बाध्यकारी एजेंटों या सॉल्वेंट्स के साथ मिश्रित कर देते हैं इसको, जिसको रोगी सेवन करेगा। प्राथमिक रसायन या मूल कच्चा माल जो सक्रिय औषधीय सामग्री, इसको हम सक्रिय औषधीय सामग्री को एपीआई भी बोलते हैं, बनाने के लिए प्रतिक्रियाओं से गुजरता है, उससे प्रमुख प्रारंभिक सामग्री या केएसएम कहा जाता है। इस एपीआई को हम क्या बोल रहे हैं, प्रमुख प्रारंभिक सामग्री। दवा बनाने के लिए प्रमुख प्रारंभिक सामग्री क्या है, एपीआई या सक्रिय औषधि सामग्री, है ना। तो ये दवाइयों के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट होता है। इन प्रतिक्रियाओं के दौरान, मध्यवर्ती चरणों के दौरान जब ये प्रोसेस होता है, बनने वाले रासायनिक यौगिकों को ड्रग इंटरमीडिएट कहा जाता है ना। जब इनको हम मिक्स करें किसी के साथ, किसी दूसरे तत्व के साथ मिक्स करेंगे, उसके दौरान जो हमें प्राप्त होगा वो इंटरमीडिएट, ड्रग इंटरमीडिएट मिल जाएगा। हम ये एपीआई का निर्माण क्यों करना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हम इसका निर्माण करें, क्यों करना चाह रहे हैं? तो भारत दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल उद्योगों में से एक है। हम तीसरे नंबर पे आते हैं मात्रा के हिसाब से, तीसरा सबसे बड़ा देश है फार्मास्यूटिकल निर्माण में। लेकिन एपीआई, डीआई और केएसएम, इन तीनों चीज़ों के, इन कंटेंट के लिए क्या करते हैं, हम आयात पर निर्भर हैं। और जो आयात है यह हम कहाँ से करते हैं, चीन पर निर्भर हैं। अब हमें तो आत्मनिर्भर बनना है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कच्चे माल के ऊपर किसके ऊपर निर्भर हैं, चीन के ऊपर निर्भर है। दवाइयों में जो कच्चे माल का उपयोग किया जाता है वो चाइना से आता है, इसको हमें खत्म करना चाहते हैं। यह चीन जैसे देशों पर निर्भरता पैदा करता है और विभिन्न भू राजनीतिक और आर्थिक कारणों से बाधित हो सकता है ना। कोविड महामारी में भी कई बार चीन के द्वारा धमकी दी गई थी कि हम बंद कर देंगे कच्चा माल आपके यहाँ। इसलिए फार्मा उद्योग में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग ने देश में 3 थोक दवा पार्कों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की घोषणा की थी, है ना, कि भाई इसमें हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। इसलिए इन 3 योजनाओं के बारे में बल्क ड्रग पार्क योजना के लिए मंजूरी या उनको योजना की घोषणा की गई थी। थोक दवा पार्क योजना क्या है? एक थोक दवा पार्क में एपीआई, डीआई और केएसएम के विशिष्ट निर्माण के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ एक सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के साथ भूमि का एक निर्दिष्ट सन्निहित क्षेत्र होगा। एक ऐसा एरिया है जहां पे इन कंटेंट का, इन तत्वों का निर्माण किया जाएगा, है ना। उससे संबंधित सारी सुविधाएं उस निर्दिष्ट क्षेत्र में दी जाएंगी। इन पार्कों से देश में थोक दवाओं की निर्माण लागत में कमी आने और घरेलू थोक दवा उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है।
बोल रहे हैं कि जब हम इन कच्चे माल की सामग्रियों का उत्पादन खुद करेंगे तो हमारे कच्चे माल की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, जिससे दवाइयों की कीमत भी कम होगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यह योजना सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए एक मुश्त अनुदान है, मतलब इसमें सरकार एक बार में आपको अनुदान दे देगी। अनुदान प्रदान करके देश में 3 चयनित पार्कों का समर्थन करेगी। 3 जगह पार्क बनाने की योजना है और जो सरकार है वह क्या करेगी, एक बार में ही इसका अनुदान राशि आपको उपलब्ध करा देगी। अनुदान सहायता सामान्य सुविधाओं की लागत का 70% तक को होगा, 70% तक हो जाएगा। लेकिन पहाड़ी इलाके जो हैं, हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों के मामले में यह 90% हो जाएगा। केंद्र प्रति पार्क अधिकतम 100 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। 2 तरह की लिमिट सीमा लगा दी गई है। एक तो बोला कि आप जितना खर्च करने वाले उसका 70%, और दूसरी तरह की सीमा बोला 1000 करोड़ रुपए ही प्रदान कर सकते हैं अधिकतम हम आपको। एक राज्य केवल एक साइट का प्रस्ताव कर सकता है जो कि 1000 एकड़ से कम क्षेत्र में नहीं होगी। इसके लिए कम से कम जमीन की जो आवश्यकता है वो 1000 एकड़ है, और पहाड़ी राज्यों में इसको 700 एकड़ तक सीमित कर दिया है। ठीक बात है। अब जैसा कि आपको मिलते हैं यहाँ पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेख हैं, इनको आप नोट डाउन पढ़ने हैं, जो कि आपको खुद से पढ़ने रहेंगे। यह लेख जो रहेंगे आपकी जो पढ़ने की क्षमता है उसको विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि तो स्वाभाविक रूप से होगी। ठीक बात है। अब आगे बढ़ेंगे हम, जो आपको प्रश्न है उनके उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में बताने होंगे। आइए देखते हैं क्या प्रश्न है आज। आपको बताना है राष्ट्रीय आय अवसंरचना पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केवल आर्थिक महत्व के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करेगा, या परियोजनाओं की कुल अवधि 5 वर्ष है, कुल लागत 111 लाख करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है, या वित्तीय योगदान के मामले में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। आपको इनमें से बताना है सही कथन कौन सा है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2, 3 सभी सही है। आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में करके बताना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP पर टास्क फोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता अतानु चक्रवर्ती ने की थी। परिवहन, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे को NIP के तहत बड़ी संख्या में परियोजनाओं को निर्माण करना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, और ना तो 1 और ना ही 2। और तीसरा प्रश्न आपके सामने है विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। आपको यहाँ पे असत्य कथन को पहचानना है विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में। यह 2005 के SEZ अधिनियम के तहत गठित किए गए हैं। यह देश के बाकी हिस्सों की तुलना में विभिन्न आर्थिक कानूनों का वाला क्षेत्र है। SEZ में सभी केंद्रीय और राज्य अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रावधान है। भारत में अधिकांश निर्यात SEZ के माध्यम से होता है। आपको इनमें से गलत कथन बताना है कि इनमें से कौन सी बात है जो SEZ के बारे में सही नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम इसी श्रृंखला में अगले हफ्ते, अगले आने वाले हफ्ते की समसामयिकी को लेकर।